भारत एक सभ्यता नहीं, एक शाश्वत संकल्पना है जहां वेदों की ऋचाओं से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के रणघोष तक एक ही स्वर बार बार गूंजता रहा, वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारतीय आत्मा का स्पंदन है। स्वाधीनता सेनानियों का जोश, संतों और कवियों की प्रेरणा और जन जन के हृदय की अमर आस्था। आज 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारत एक राष्ट्र के रूप में अपने इस अद्भुत अद्वितीय गीत का वर्ष भर चलने वाला राष्ट्रीय स्मरणोत्सव आरंभ कर रहा है, जिसका उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ वंदे मातरम को गाए नहीं, उसके अर्थ को जिए, उसमें छिपे स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्र निष्ठा को पहचाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम इनसाइट और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज बात वंदे मातरम के सुनहरे 150 वर्षों की। आज इस पुण्य पुनीत प्रसंग पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो अत्यंत विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, मेंबर सेक्रेटरी हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA, एक ऐसे विद्वान जिन्होंने भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा की निरंतरता को आधुनिक युग की चेतना से जोड़ा है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विष्णु शर्मा जी, ऑथर हैं, लिरिसिस्ट हैं। इन्होंने शब्दों को केवल भाषा नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव बनाया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी हां, इस उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। यह कार्यक्रम आज से शुरू होकर 7 नवंबर 2026 तक चलेगा, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उत्सव को मनाएगा। स्मरणोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम ये महज एक शब्द नहीं, एक मंत्र है, ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम यह शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए, आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं था। 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम।
सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम, जिसने पूरे देश को एक किया। डॉक्टर जोशी, आपके पास आऊंगी। आज के संदर्भ में ये जानना बहुत जरूरी है कि वंदे मातरम को भारत की राष्ट्रीय चेतना का केंद्र क्यों माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत ने मनोबल और सांस्कृतिक एकजुटता कैसे जगाई? देखिए, वंदे मातरम इसलिए आज भी शाश्वत है, आज भी हमारे सबके हृदय में है, क्योंकि वंदे मातरम का जो भाव है वो पूरी की पूरे भारत की एकात्मता के भाव को प्रस्तुत करता है जी। और इसलिए कि भारत की जो पूरी की पूरी प्राकृतिक संपदा है, भारत की जो सामाजिक संपदा है, भारत की जो भावात्मक संपदा है, इन सब का समावेश वंदे मातरम में है। अभी हमने सुना कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुजलाम सुफलाम की बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात ये भी कही कि जब मानवता के ऊपर कहीं ना कहीं संकट आता है तो मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की शांति के लिए यही मां भारती है जो कमला और विमला का भी स्वरूप लेती है। और जब कहीं ये मानवता आतंकवाद से पीड़ित होती है तो वो दुर्गा का भी रूप लेती है, त्वं ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी। तो ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही और इसलिए ये बात सापेक्ष होती है कि ये जो भारत माँ का जो स्वरूप है, माँ भारती का जो स्वरूप है, जो समूचे विश्व के कल्याण के लिए है, वंदे मातरम का जो भाव है बहुत व्यापक भाव है। इसलिए सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, भावात्मक जो एकता भारत की है, उस भावात्मक एकता के लिए वंदे मातरम हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश में शाश्वत रहता है। बिल्कुल, हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में शाश्वत रहेगा। विष्णु शर्मा जी, जोशी जी ने कहा, लेकिन जब शब्द गीत बनते हैं तो दरअसल वो सबसे पहले असर हमारे हृदय पर डालते हैं। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं, जब हम वंदे मातरम गाते हैं, वो जो स्वर है वो हमें एकता के सुर में तो पिरोते हैं। लेकिन जो वंदे मातरम की काव्य शक्ति है उसका मूल स्रोत क्या है? देखिए, क्या होता है कि परिस्थितियां उस वक्त जिम्मेदार होती हैं। एक भाव कोई उत्पन्न होता है आपके हृदय में, तो उसके लिए वो उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो समझिए। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, अंग्रेजों की सेवा में थे, डिप्टी कलेक्टर थे, उस वक्त वो काम कर रहे थे। तब ये आया कि एक नेशनल गीत होना चाहिए, अंग्रेजों को लगा। तो गॉड सेव द किंग वो थोपने की तैयारी कर रही थी। तभी चर्चा शुरू होगी सरकारी हलकों में, तब जाके उन्हें लगा कि कुछ करना चाहिए, अपना एक गीत होना चाहिए। तो कहते तो है, उस वक्त वो बंगाल में काम कर रहे थे, तो बंगा माता के ऊपर कुछ उन्होंने सोचा। उस वक्त उन्होंने ये वंदे मातरम लिखा 1875 में, और उसके बाद फिर बंग दर्शन कोई मैगजीन थी, वहाँ छपा। 1882 में आनंद भट्ट में आया। तो तब भाव ये था कि हमारा अपना गीत हो, हमारी जो भारत माता है उसको हम, उसके लोगों के लिए वो भाव होना चाहिए कि हम किसी अंग्रेजों के गीत को अपना नहीं सकते, वो भाव हमारे अंदर नहीं आ सकते। तो वो जरूरी था कि उसका जवाब देना। वो उस तरह से उन्होंने नौकरी में रहते हुए ये लिखा, और वो उन्हें तब नहीं पता था कि जो उनके भाव वहाँ आ रहे हैं, मतलब एक तरह से विद्रोह भी था कि आप अंदर सरकार में काम करते हुए और अपने देश की चिंता कर रहे हो, वो भाव आपके अंदर आ रहे हैं। वो विद्रोह था, वो विद्रोह आया, और जब वो अपनाया गया, जब धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ता गया वो गाना, और जब स्वदेशी आंदोलन में अपनाया गया, उससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में। लगातार जब ये हुआ और फिर गली गली में वंदे मातरम, मतलब आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं कहूँगा कि सब लोग, जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, वो इस गीत को गा रहे थे। और एक आवाज़ होती थी कि विरोध करना है, और विरोध का प्रतीक बन गया वंदे मातरम। वो भाव था कि जाना है कि हम अपनी भारत माता की बात कर रहे हैं। अब उस वक्त के सारे और उसके बाद के भी, चाहे वो जितनी क्रांतिकारी हों, और वो सब अब यही लगाते थे कि वंदे मातरम। अपने उसका जैक्सन का सुना होगा, नासिक में अनंत कनेरे ने जो मारा था, उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया। वो चिढ़ाते थे उनको, वंदे मातरम का नारा लगा के अंग्रेजों को ये होता था। डॉक्टर हेडगेवार के साथ भी ये हुआ था, उन्होंने वंदे मातरम का नारा क्लास में अपने स्कूलों में लगवा दिया। कोई अंग्रेज अधिकारी वहाँ चेक करने आया था, तो उन्होंने स्कूल से उन्हें निकाल दिया था, जब बाद में पता चला कि इनके पीछे ये थे। तो वंदे मातरम एक विरोध का प्रतीक बन गया था। वो भाव है कि हमारा देश है, हम लड़ नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन हम विरोध करना जारी रखेंगे, विरोध करने को आप रोक नहीं पाओगे। और वहाँ वंदे मातरम मेन में काम कर रहा था। बिल्कुल, वो भाव है माँ भारती का वंदन। डॉक्टर जोशी, आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने शब्दों में कहा कि वंदे मातरम जब भी हम कहते हैं तो हम भारत माँ की वंदना करते हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, ये ऊर्जा और संकल्प की अनुभूति है। आपके अनुसार जब इसे सामूहिक रूप से गाया जाता है तो एक राष्ट्रीय एकता की वो कौन सी भावनाएं हैं जो एक तरंग के रूप में प्रस्फुटित होती हैं?
देखिए, इसमें जब ये सामूहिक इसका गान होता है और इसके एक एक शब्द को जब हम अपने मन में महसूस करते हैं, अपने अंदर अपने कंठ में महसूस करते हैं, तो एक बहुत अजीब सा स्फुरण हमारे अंदर होता है, एक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। क्योंकि इस गाने की, चूंकि अभी आपने सुना कि इतनी सुंदर इसकी जो रचना है वो बंकिम चंद्र जी ने की है, और वो क्यों की है कि उनके अंदर एक क्षोभ था कि गॉड सेव द क्वीन क्यों मनाना है, मैं अपने देश की, अपनी मातृभूमि की बात करना चाहता हूं, और इसलिए उन्होंने वो सभी विशेषताओं को लेते हुए अपनी मातृभूमि की बात कही है। एक बहुत रोचक जानकारी है, एक समय में शायद संदर्भ आया कि पंडित नेहरू ने कहा कि ये ऐसा क्लिष्ट है कि ये गेय नहीं है, गाया नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। लेकिन आप देखिए, आज जब इतने बच्चों ने, सबने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया, कितना सुंदर वो स्वर लगा और कितना सुंदर उसका गान हुआ है, और ये कैसा स्फुरण है, ऊर्जा का संचार है। तो ये सब कहना कि ये गाया नहीं जा सकता था, ये सारी बातें गलत है, क्योंकि वंदे मातरम की पूरी शब्द रचना में एक लय है, एक जो भाव है, संस्कृत निष्ठ होने के बावजूद उसके भावों की जो सहजता है, वो हमें बहुत अधिक प्रेरित करती है। मैं इस घटना को विस्तार से सर ने जो बताया बताना चाहता हूँ। बिल्कुल 24 जनवरी 1950 नेहरू जी का स्पीच है संविधान सभा में ही। तो नेहरू जी ने ये बताया कि हम क्यों चुन रहे हैं, जनगण मन को नेशनल एंथम क्यों चुन रहे हैं, और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग क्यों चुन रहे हैं, राष्ट्रीय गीत। और वो तो उन्होंने खुद बोला है, और वो इवन नेशनल हेराल्ड जैसे अखबारों ने भी छाप रखा है उसको, उसमें उन्होंने बोला कि जब ये संविधान नहीं बना और देश को आज़ादी मिल गई 47 टू 26 जनवरी 1950, ये एक समय था, मतलब जब तक तो 26 जनवरी आई नहीं थी, वो 24 जनवरी को बोल रहे थे। तो ये एक समय था कि हमारे जो प्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगह जाते थे, खेल की टीमें भी जा रही थी, यूएन के प्रोग्राम्स में जा रहे थे। तो न्यूयॉर्क के कोई कार्यक्रम था, वहाँ पे हमारी जो टीमें गई, तो अब उन्हें वहाँ गॉड सेव द किंग या क्वीन तो गा नहीं सकते, तो वहाँ अपना कोई गीत होना चाहिए। तो अपने गीत को लेकर वो ये कह रहे थे कि हमारे पास एक हमसे सीडी मांगी गई कि कोई गाना दे दीजिए जो हम वहाँ बजा सकें। तो उन्होंने जनगण मन की भेज दी थी, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास वही पड़ी थी, कहीं पे गया होगा तो उसकी सीडी बनी होगी, वो सीडी गई और वो किसी फॉरेन ऑर्केस्ट्रा ने बजाया, और वो इतना अच्छा लगा उन्हें कि वो रिकॉर्ड करके वहाँ से आया। तो नेहरू जी बोले कि, और उसका हमने ये भी किया कि हर एक से वो मांगे गए सारे जो स्टेट्स हैं, तो वंदे मातरम का भेजा था बंगाल ने। अच्छा, वो ये बता रहे थे, तो बोले कि ये अच्छा नहीं बज रहा है, मेन उनका फोकस इस पे था कि ये अच्छा नहीं बज रहा है वंदे मातरम, वो क्लिष्ट लग रहा है उन्हें, जनगण मन अच्छा बज रहा है। सब लोगों से पूछा गया, तो वो इस आधार पर उन्होंने कि फॉरेन ऑर्केस्ट्रा पे अच्छा नहीं बज रहा है, इस आधार पर उन्होंने वो चुन लिया। इसके लिए कोई वोटिंग जैसा नहीं हुआ वहाँ पे संविधान सभा में, और ये उन्होंने वहाँ पे अनाउंस कर दिया। मतलब वो तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, लेकिन ये नेहरू जी की अपनी स्पीच है, बड़ी वो दिलचस्प है काफी। मैं ना यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अभी डॉक्टर जोशी ने बताया कि जब आज एक स्वर में सभी छात्रों ने मिलकर इसे गाया, तो वो जो अनुभूति थी वो बहुत अलग थी। विष्णु जी, आज के संदर्भ में जब हम युवाओं को अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये अच्छा है कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, जड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। ऐसे में क्या कोई ऐसी तरीका या ऐसी कोई तकनीक अपनाई जानी चाहिए कि हम तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के युवाओं को इस गीत के साथ कुछ ऐसे तरीके से जोड़ा जाए कि वो सिर्फ इसे गाएं नहीं, इसके महत्व को समझें, इसकी मूल भावना को समझें? दो चीज़ें इसमें। पहले क्या होता है, जब भी हम कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, आपने कहा कि पूरी की पूरी पीढ़ी को समझाना है कि वो कैसे करे, बिल्कुल, तो सबसे पहले हमें बेस में जाना होता है। हमारी जो पुरानी पीढ़ियां हैं, जो सारा दिक्कत ये है कि कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। हमारी हिस्ट्री जिस तरह से हमें पढ़ाई गई, हमें ये बताया गया कि बाहर के आक्रांता या ये जो उनका जो इम्पैक्ट पड़ा उसको ढंग से बताया नहीं गया, बल्कि उन्हें एक तरह से हीरो बना दिया गया। उसको कम करने की जरूरत, उन्हें समझाने की जरूरत है कि एक टाइम पे गुप्त काल में 34% जीडीपी होती थी हमारी। आज भी अमेरिकी फिल्में आप देखिए, वो इंडियंस बोलते हैं, इंडियंस को ये बोल दो, इंडियंस को वो बोल दो। आज वहाँ इंडियाना प्रांत है। जब कोलंबस जब तक जिंदा था शायद, तब तक उसे नहीं पता था कि उसने अमेरिका खोजा है कि इंडिया खोजा है, वो इंडिया समझता रहा उसे। तो उनको रेड इंडियन बोला गया। तो क्यों इंडिया को लेके इतनी ललक थी? जब तक ये पता नहीं चलेगा आज की जनता को कि हमारा जो आज की पीढ़ी आ रही है, 34% जीडीपी थी, क्यों हमारे देश की तरफ भी सब लोग आक्रमण करने आते थे, क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था, कितना
हमारे देश की जो आप देखिए, कंबोडिया को देखिए, यहाँ के मंदिर, वहाँ के जहाँ खोदो वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है। म्यांमार में या नहीं उधर कोई, मैं देश का नाम भी बोल रहा हूँ, अपने पड़ोसी देश है, वहाँ 4000 साल पुराने बुद्ध की मूर्ति मिली जी। और इस तरह की चीज़ें जो मिल रही हैं अलग अलग जगह पे होता है, तो वहाँ इससे और कहीं पे भी कोई ये नहीं कह रहा कि हमें इंडिया ने आके वो किया, अटैक किया जी। 11,000 साल पुराना स्वास्तिक, ये लोग कहते थे कि हमें पढ़ाया के जा रहा है, 11,000 साल पुराना स्वास्तिक मिल चुका है। IIT की उसमें खोज में है, आप अभी करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो बताने के बजाय हमें क्या बताया जा रहा है कि आर्यों ने अटैक किया बाहर से आके और वो घोड़ा लेके आए थे। अब सांगली में रथ मिल गया, 4000 साल पुराने रथ मिल गए, तो सारा हिस्ट्री गलत होती जा रही है। तो पहले उनको वो क्लियर करना होगा, उन्हें अपने देश पे गर्व करना सीखना होगा, वो फैक्ट से होगा। आपको सही फैक्ट्स उन्हें बताने पड़ेंगे, उन्हें पता चलेगा कि हमारा देश वाकई में क्या था और कैसे उस देश को पे उन्हें गर्व करना चाहिए। ये जितना हुआ, जितना हम लोगों ने कॉन्फिडेंस अपना लूज किया, वो इस वजह से लूज किया क्योंकि हमें सिस्टमेटिक तरीके से हमारे देश के बारे में उल्टी सीधी गलत चीज़ें पढ़ाई गई और जो फैक्चुअली कहीं पे भी एग्जिस्ट करती नहीं है, और क्योंकि फैक्ट्स उनके हाथ में थे, उन लोगों ने ऐसा किया। अब दूसरा आपने जो बात की कि कैसे उन तक रोचक ढंग से पहुंचे, वहाँ क्रिएटिविटी काम करती है। नेचुरली आपने AR रहमान का सुना होगा, माँ तुझे सलाम। तो हमारे मित्र हैं एक बॉम्बे में, भारत बालाजी, बहुत लंबी बात हुई थी कि उन्होंने AR रहमान को चुना माँ तुझे सलाम के लिए, जब वो पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, उन्होंने बनाया ये। तो AR रहमान को उन्होंने समझाया, जो एक विवाद होता है कि वंदे मातरम को मुस्लिम्स पसंद नहीं करते, तो मैं इस विवाद पे भी बोल देना इसलिए चाहता हूँ थोड़ा सा ही कि ऐसा नहीं है कि जब भी स्वदेशी मूवमेंट में मैं 3 नाम लूँगा, अगर आप हिस्ट्री में जाके ढूंढेंगे उनको, अब्दुल रसूल थे, एक बैरिस्टर अब्दुल रसूल थे, स्वदेशी मूवमेंट में वो लड़ते थे और वंदे मातरम बोलते थे। उन्होंने बहुत स्वदेशी मूवमेंट में बहुत काम किया और साफ कहा कि इसका कोई भी अंतर ऐसा नहीं है जो आप गलत समझ रहे हो। प्लस एक बंदे थे, उनको गजनबी शॉर्ट में बोला जाता था। एक और जो पाकिस्तानी नेता के नाम पे उनका नाम था लियाकत हुसैन, ऐसा कुछ नाम था उनका। और वो भी तीनों लोग उस वक्त स्वदेशी आंदोलन के बड़े चेहरे थे। उनमें से एक बिजनेसमैन थे, ये जो गजनबी थे। ये तीनों लोग वहाँ स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम के लिए इन्होंने इतनी रैलियाँ निकाली, इतना सब कुछ किया। प्रॉब्लम किसको होती थी? जो कहीं पे उनको इशू बना रहे हैं, दुर्गा माता या ये सारी चीज़ें। ये उन्होंने AR रहमान को भी समझाया कि जैसे हमारे यहाँ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, मतलब गुरु को ब्रह्मा विष्णु से तुलना कर दी जाती है, ऐसे ही भारत माता की तुलना कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही सरस्वती हो, तो तुलना की गई है। जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही कि भारत की शाश्वत संकल्पना से जो जोड़ा गया है इस गीत को, आपके दृष्टिकोण से भारत को केवल एक भूगोल नहीं समझा जाए, एक भाव मानना आज के वैश्विक युग में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आपके प्रश्न पे आता हूं, उससे पहले जो बात अभी कही गई उसका एक छोटा सा संदर्भ और देता हूं कि 1937 में केवल मुस्लिम लीग के विरोध के कारण पहले तो 2 स्टेंजा हटाए गए, फिर बाद में 1938 में जब जिन्ना जी ने कहा तो पूरा विरोध करके वंदे मातरम का गाना ही बंद कर दिया। उसके बाद ये भी षड्यंत्र हुआ कि हमारा जो आकाशवाणी है उस पर भी वंदे मातरम कई वर्षों तक गाया बजाया नहीं जाता था। 1938 के बाद 1947 में पंडित कृष्ण राव जी के प्रयास से आकाशवाणी पर बजना शुरू हुआ। लेकिन एक और बहुत रोचक तथ्य है कि उस्ताद साबिर खां साहब जो मशहूर सारंगी वादक हैं, उन्होंने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे वंदे मातरम संसद भवन में बजाया था। उनके नाम से टिकट भी जारी हुआ है जी। तो ये भी एक तथ्य है। मतलब ये सारी जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा गढ़ी गई बातें हैं जिसको सिर्फ राजनीतिक रंग देना ताकि देश को बांटा जा सके, देश को विभाजित किया जा सके, इस दृष्टि से ये षड्यंत्र होता रहा है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत को तो भौगोलिक इकाई मानना ही एक बहुत बड़ी गलती है। भारत तो एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक इकाई है और बहुत बड़ी भावात्मक इकाई है, और इसीलिए जो भारत की जो व्याप्ति है, भारत की व्याप्ति को भौगोलिक सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए जब हम भारत कहते हैं तो आज हम जब भारत कह रहे हैं तो कौन सा भारत कह रहे हैं? 1938 का जिस भारत की बात कहते हैं तो 1938 के भारत में पाकिस्तान का भी हिस्सा आता है, 1938 के भारत में बांग्लादेश का भी हिस्सा आता है। तो ये जो व्याप्ति है भारत की, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जैसा अभी बताया गया कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ, हमारे चिन्ह पद चिन्ह कहाँ कहाँ तक मिलते हैं। आज पूरे विश्व में भारत के पद चिन्ह मिलते हैं, और इसीलिए भारत ने कभी
औपनिवेशिकता की बात नहीं की और भारत ने कभी साम्राज्यवाद की बात नहीं की। भारत कभी किसी देश पर आक्रमण करने नहीं गया कि हम हमारी सीमाओं का विस्तार करें। भारत ने हमेशा पूरे विश्व को अपने साथ रखकर जोड़ने की बात की, क्योंकि हम भावनात्मक बात करते हैं, हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और ये सारी जो बातें हैं ये वंदे मातरम गीत में आती हैं। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि किसी पर अत्याचार करो या किसी को जीत लो, किसी को मारकर जीत लो, ये कोई बातें नहीं। ये सारी बातें जो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम की बात की गई है, ये सारी बातें हमको श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम, ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सारे हमारे जो श्रेष्ठतम गुण हैं, हमारे व्यक्तित्व के श्रेष्ठतम गुण, हमारी मानवता के, हमारी सभ्यता के जो श्रेष्ठतम गुण है, उनका ही तो वर्णन ये गीत करता है। तो इस दृष्टि से भारत को भी सिर्फ भूगोल में बांध लेना कि ये हमारी सीमाएं हैं, ये एक बहुत बड़ी भूल है। निश्चित रूप से। विष्णु जी, आपके पास आऊंगी। अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम हर कालखंड में प्रासंगिक रहा। जब हम जिक्र करते हैं वंदे मातरम की अमरता का, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या इसका काव्य, संगीत या फिर वो मूल राष्ट्रभाव? देखिए, केंद्र में तो वो मूल राष्ट्रभाव है, भारत का भाव है। और अगर आप उसका एक एक शब्द को ढंग से पढ़ेंगे और उतरेंगे उसमें, तो वो आपको समझ में आएगा कि ये भारत की बात कर रहा है। अब वो कहीं ना कहीं वंदे मातरम लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो आता रहा। आज़ादी से पहले तो इतनी बार आया, आज़ादी के बाद आया, विरोध भी होता रहा, लेकिन वो आता रहा, चलता रहा लगातार। और तमाम ऐसे लोग भी हर समाज से निकल के आते रहे जो वंदे मातरम की महत्ता बताते रहे, और वो ऐसा कई बार हुआ। अब देखिए, उसके बाद सोचिए, जब पहला झंडा इन्होंने डिजाइन किया, मतलब बाहर, देश से बाहर फहराया, जो मैंने लिया, जब आप बता रहे थे क्रिएटिव कैसे होना चाहिए, ये मेरी कॉमिक्स है जो मार्केट में आएगी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर है। और इसकी जो बैक पे वंदे मातरम वो वाला है झंडा जो है, इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने डिजाइन किया था, और इसको भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। तो यहाँ से क्योंकि वंदे मातरम जोड़ता है। अब आप कह रहे हो आज कालखंड में, अगर आप RRR फिल्म देखेंगे तो आपने देखा दोनों हीरो पुल के इर्द गिर्द एक लड़के को बचाते हैं और बड़ा वाला झंडा फहराते हैं, उस पर यही झंडा था, वो वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो होता यही है कि आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी आपको एक भाव की जरूरत होती है कि हमें देश एक करना है, हमें लोगों को एकजुट करना है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होती है कि हमारा अपना हो, और वो अपना हमारे देश की बात करे। और वो है ही, वो देश की एक एक चीज़ जो हमें जिससे मिलती है, वो एक तरह से भारत माता को सुप्रीम गॉड एक तरह से मान लेते हैं। आप तो समझिए कि आप ही हमें सब कुछ दे रही हो, जो हमें धन धान्य चाहिए, वैभव चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब भारत माता से मिल रहा है। और वो लगातार, मतलब मैं तो भी एक फिल्म देख रहा था, बाला जो फाइटर फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें एक मुस्लिम जो अपना कैडेट है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो वंदे मातरम बजाया जा रहा है पीछे। वो लगातार छूटता नहीं है। वो क्रिएटिव लोगों के भी ये साथ हो गया है कि वो वंदे मातरम को अपने तरीके से लेके आते हैं। मुन्ना भाई फिल्म में था वंदे मातरम, वंदे में था तम वंदे मातरम, मतलब विजुअल एक्सप्रेशन के माध्यम से आप वंदे मातरम के साथ जो भाव है उसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, लगातार वो कहीं ना कहीं उसको लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है, आप समझिए कि जो इतनी तरीके से लोगों को जोड़ता हो। बिल्कुल। डॉक्टर जोशी, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आनंद मठ सिर्फ उपन्यास नहीं है, स्वतंत्र भारत का स्वप्न था। इसका उल्लेख आज प्रधानमंत्री ने भी किया। क्या आज की नई पीढ़ी को साहित्य के माध्यम से राष्ट्र चेतना का पुनः परिचय कराना आवश्यक है? मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि आवश्यक है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम इस बात का भ्रम कर लेते हैं कि हमारे युवाओं को साहित्य अच्छा नहीं लगता या साहित्य की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम युवाओं को श्रेष्ठतम साहित्य तो दें, उनके सामने अच्छा साहित्य रखे तो सही। कैसे देखते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा नहीं आता। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे आज के युवाओं में जितना देशभक्ति का जज्बा है, वो हमारे पिछली पीढ़ी से कहीं अधिक है। निश्चित तौर पर वो आज देश के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं, देश के प्रति ज्यादा सोचते हैं, और देश को आगे ले जाने की बात सोचते हैं। इसीलिए तो इन्हीं युवाओं के भरोसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2047 का सपना देखते हैं कि 2047 का भारत कैसा होगा, ये इन्हीं युवाओं के भरोसे पर तो देखते हैं। और अभी बहुत अच्छी बात विष्णु जी ने कही कि युवाओं को हमको उसका अर्थ तो बताएं कि ये वंदे मातरम गीत क्या है। हम अगर उनको तोता रटंत करवाएंगे तो शायद हो सकता है कि वो कुछ समय बाद विमुख हों, लेकिन अगर उसके
एक एक शब्द का अर्थ हम उनको बताते हैं, तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर उनके अंदर वो भाव का जागरण होगा और वो इसको अपने मन से इसको आत्मसात करके गाएंगे। जैसा अभी पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम चलने वाला है, जी। वर्ष भर कार्यक्रम चलेगा, जो सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, सामूहिक कार्यक्रम होंगे, वो तो होंगे अपनी जगह, जी। लेकिन क्या हमारे घर में, परिवार में, हमारे सब जो बड़ी पीढ़ी है उसका दायित्व क्या ये नहीं होना चाहिए कि वो वंदे मातरम गीत के एक एक शब्द का भाव अपने घर में, अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को सिखाएं, अपने निश्चित रूप आसपास से। के लोगों को बताएं। निश्चित ये रूप एक से बड़ा शुरुआत हमें कार्यक्रम ही करनी होगा। होगी। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर जोशी, इस वर्ष आपने कहा कि बहुत से कार्यक्रम होंगे। जो इस पूरे वर्ष चलने वाले स्मरणोत्सव में कला, साहित्य, संगीत, रंगमंच और तकनीकी रूप से जो जुड़े हुए जब कार्यक्रम हैं, आप कोई ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम, संकल्प या कोई ऐसी पहल शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि जन भागीदारी को वो सबसे ज्यादा प्रेरित करेगा? जी, ये देखना है कि हमको वंदे मातरम नीचे तक, मतलब नीचे तक यानी समाज के ग्रास रूट लेवल तक कैसे गया। जैसे प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो वो अंतिम, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, तो हमें इस बात का प्रयास करना है कि क्या ये गीत समाज के अंतिम व्यक्ति तक सही संदर्भ से जा रहा है, सही अर्थ से जा रहा है। क्या हमारे किसान भाई, क्या हमारे मजदूर भाई, क्या हमारे कहीं और काम करने वाले भाई, चालक, वाहन चालक, ये मतलब जो समाज का जो वो तबका है जो परिश्रम करके आज हमारे देश को एक सार्थक मकाम पर पहुंचाता है, क्या हम उनके साथ वंदे मातरम को जोड़ पा रहे हैं? इस दृष्टि से हम सबको काम करना है। ये एक बहुत बड़ा संकल्प हम सबको लेना चाहिए। बिल्कुल। विष्णु जी, जब हम कहते हैं मातृभक्ति, देशभक्ति, ये कोई एक भूमि से प्रेम नहीं है, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रेम है। ऐसे में जो व्यक्तिवाद का आज युग बन चुका है, उसे राष्ट्रवाद के प्रति ले जाने के लिए क्या हमें कदम उठाने चाहिए? क्या लगता है आपको? जैसे सर ने बोला ना अभी, तो नीचे के लोगों तक पहुंचाना होगा। और मैं देख रहा था जो कार्यक्रम 1 साल के हैं उनमें कई सारे कार्यक्रम उस तरह के बनाए गए। अभी जब तक उन कार्यक्रमों को अगर शामिल करेंगे, मतलब जैसे उनमें कहा है कि कई सारी फिल्में बनाई जाएंगी, 25 फिल्में बनेंगी, एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल होगा, और वो PIB वाले अलग अलग जगह पे वो डिबेट्स करेंगे, दिक्कत, और स्कूलों के थ्रू भी। तो जब आप आम लोगों तक जाते हो, या वो स्कूल हो, सभाएं हो, या लोगों तक डिस्कशंस हो, TV माध्यम हो या और भी मीडिया के माध्यम हो, लोगों को ये समझाना वाकई में जरूरी है, जो सर ने कहा अभी कि वंदे मातरम का अर्थ क्या है। बिल्कुल। और वो जब आप नहीं समझाओगे, और ये सब तरफ से हुआ है, जहां विरोध हुआ है वो लोग भी, मैं तो कह रहा हूँ कि यार रहमान ही नहीं है, और भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पे इन्हें समझाने की कोशिश की कि आप इसको 1-2 वर्ड से वो मत समझिए। ये कोशिश की जा रही है कि भारत माता पहले है, राष्ट्र पहले है, और जहां राष्ट्र प्रथम की बात आती है, इंडिया फर्स्ट की बात आती है, वहां आपको ये समझना होगा कि फिर अपने जो अंदर के मतभेद है वो गायब। बिल्कुल। आप लड़ते रहिए, लेकिन आपको मुख्य मुद्दा राष्ट्र पहले और उसको सामने लाना है, और वो करने की बहुत जरूरत है। खाली इसको आयोजन मत बना दीजिए। विष्णु जी, आयोजन नहीं बनाना, हमें राष्ट्र प्रथम की ओर बढ़ना है। डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं, आप दोनों हमारे साथ हैं। एक शब्द में मैं सिर्फ जानना चाहूंगी कि पहली अनुभूति आप दोनों के अंदर क्या आती है जब आप वंदे मातरम सुनते हैं? डॉक्टर जोशी, पहले एक शब्द में आपकी अनुभूति। राष्ट्र प्रथम। क्या बात है? मेरे लिए तो वंदे मातरम से राष्ट्र प्रथम की अनुभूति आती है। क्या बात है जी। विष्णु जी? नहीं, इसमें दूसरी कोई आ ही नहीं सकती अनुभूति, आप ये समझ रहे हैं, वही आती है। राष्ट्र प्रथम वही जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है वही करना है। और मैं इसलिए वो जो आप बोल रही थी पंक्तियां, जो लिखा है वंदे मातरम का, जो अपना अनुवाद उन्होंने किया है अपनी तरफ से, आरिफ मोहम्मद खान ने, मैं आपको वो सुना देना चाहता हूँ। उसमें काफी कुछ आ जाता है। तस्लीमात माँ तस्लीमात, एक तरह से माँ तुझे सलाम, नमस्कार। ये तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तस्लीमात माँ तस्लीमात। तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्जे फार्म से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरी कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात माँ तस्लीमात। अब इसमें ऐसा क्या गलत है? ये आरिफ मोहम्मद खान ने लिखा। और ये मैं फिर कहूँगा, ये जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, कहीं ना कहीं वो एक चीज़ और एक करता है, वो माँ को ऊपर लाता है, तो महिला शक्ति को ऊपर लाता है।
बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देता है कि जो हमारा समाज माना जाता है कि मर्दवादी समाज है, वो एक माँ को उतना सम्मान देता है, उससे महिलाओं की समानता की बात भी होती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमें भी बहुत ज़रूरी रूप से एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि कदम जब हर घर से बढ़ेगा, जब हमारे अपने घर से बढ़ेगा, तभी हम इन मूल्यों को अपने घर में, इन जड़ों को अपने घर में जोड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपनी जड़ों से जुड़ना और भारत माँ से जुड़ना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारत की परिभाषा भूगोल से नहीं, भाव से होती है, और वह भाव वंदे मातरम है। यही गीत माँ भारती की पवित्र प्रतिज्ञा है, जो हर पीढ़ी को स्मरण कराती है कि हम मिट्टी के उत्तरदायी हैं, हम इस देश के प्रति उत्तरदायी हैं। इस 150 वर्ष के स्मरणोत्सव के साथ हम केवल इतिहास को नहीं देख रहे, हम स्वयं को पुनः पहचान रहे हैं। आइए इस पवित्र ध्वनि को स्मरण, गान और अनुभूति के साथ फिर से राष्ट्र जीवन के केंद्र में स्थापित करें। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।